जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग भारत की जो राज व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको समझेंगे, उसको क्लियर करेंगे। हर देश की अपनी राज व्यवस्था होती है, वे ऑफ गवर्नेंस, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी कहलाता है। एक ऐसा भी समय था, एक ऐसा भी टाइम था, एक ऐसा भी जमाना था जब डेमोक्रेसी नहीं थी हमारे देश में, जब एरिस्टोक्रेसी थी, जब प्लूटोक्रेसी थी, जब थियोक्रेसी थी। एक ऐसा भी जमाना था। तो अब भारत में डेमोक्रेसी है, आप डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन अगर आपसे पुराना पूछे कि सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री बताइए, तब भारत नहीं है, तब अमेरिका बोलेंगे। क्लियर? लेकिन अगर बड़ा पूछेंगे तो भारत है और पुराना अमेरिका है। तो भारत में ना सबसे बड़ी खासियत है, ये दुनिया में कोई भी देश होगा जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, वहां पर ना जनता लोगों को चुनती है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करती है और जनता के प्रति उन रिप्रेजेंटेटिव की जवाबदेही भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए हैं, तो हम 5 साल अपनी जनता को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के हितों के लिए, वेलफेयर के लिए काम करें। नहीं तो फिर 5 साल बाद यही जनता जिसने हमें चुनकर विधानसभा में भेजा है, लोकसभा में भेजा है, वो हमें फिर क्या कर देगी? हरा भी देगी, वोट ही नहीं करेगी। तो याद करिए, कभी नेता आए या ना आए हमारे यहाँ, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता है तब बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा हमारे यहाँ हाथ जोड़ते हुए, वोट मांगते हुए और आपको सपना दिखाते हुए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत निगेटिव नहीं होना है, और बहुत लोग सपना ही दिखाते हैं। तो ऐसे लोग जो हमें एमपी एमएलए बन गए वोट मांगकर, लेकिन सपना दिखाते हैं, हम उनको अगले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोट ही नहीं करते हैं और वो बेचारे अपने घर में बैठ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो आज आपकी जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, उनको आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। तो अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इनको हम 2 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। जनरली कहा जाता है पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी के अंतर्गत ही 2 पार्ट बन जाते हैं। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, तो इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट। क्या पढ़ते हैं हम लोग? गवर्नमेंट। एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट, भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है। पहले क्या था? 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था ना, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे भी अप्लाई होता है, लागू होता है। ऐसे भारत में भाई 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं, 8 यूटीज है ना, सभी जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करता है। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है और उसी के रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से देश चलता है। सभी देश मतलब सभी राज्य भी उसको मानते हैं और मानने पर कहीं ना कहीं हम लोग बाध्य हैं, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि आपको जो नियम कानून है वो फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। राइट? अब गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें कैटेगरी बन जाती है।
इसमें कैटेगरी बन जाती है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, एक होता है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय सरकार या स्थानीय सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक ही है, भारत सरकार। जैसे कल को आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आप ना एसएससी के थ्रू कोई एग्जाम्स निकालेंगे, आप केबीएस में आपका सिलेक्शन होगा, एनबीएस में, आप बैंक में आपका सिलेक्शन होगा, तो आप सेंटर एम्प्लॉई होंगे। क्या होंगे? सेंटर के एम्प्लॉई होंगे। भारत सरकार से आपको पेमेंट मिलेगा, केंद्र सरकार। जैसे 2024 में 2024 में जो इलेक्शन होगा वो कौन सा इलेक्शन होगा? वो लोकसभा का इलेक्शन होगा। और देश में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, इट विल डिसाइड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2024। तो लोकसभा का चुनाव कोई भी पार्टी को जीतना पड़ता है अगर उसे हमारे देश में सरकार बनानी है तो। क्लियर? तो ये 24 में ये क्लियर होगा कि बीजेपी कंटिन्यू रहेगी या फिर कांग्रेस आ जाएगी या दूसरे गठबंधन सरकार मिलकर सरकारें बनाएंगी। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी एक पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती। जैसे लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543, 543, तो आधे से ज्यादा सीटें चाहिए। जैसे 272, 272। अगर कोई पार्टी 272 लोकसभा सीट जीत गई तो वो फिर फुल मेजोरिटी में सरकार बना लेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या होता है? गठबंधन हो जाता है, अलायंस बन जाता है और अलायंस बना के सरकार बन जाती। जैसे आज की डेट में पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हुआ ना, स्टेट हुआ, तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, लेकिन गठबंधन की सरकार है। किसके साथ है? जननायक जनता पार्टी सुना होगा, इनके साथ में इनका दुष्यंत चौटाला के साथ इनका गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन सरकार है। क्लियर? यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, फुल मेजोरिटी में है ना बीजेपी, वहां पर योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है। क्लियर हुआ? तो जबकि देश में किसकी सरकार है? भाई बीजेपी की सरकार है, मेजोरिटी में है बीजेपी। नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वो कंटिन्यू रहेंगे, स्टिल कंटिन्यू, या वो हट जाएंगे, इट विल डिसाइड आफ्टर इलेक्शन ऑफ 2024। क्लियर हुआ? तो ये केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाएगी, केंद्र से, सेंटर से कोई कानून बनेगा तो पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश को में इंप्लीमेंट होगा, पूरे देश को उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए आप? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जो मैंने आपको बताया। अब किसी पार्टी को अगर स्टेट में सरकार बनाना है, जैसे मान लो पंजाब में किसी को सरकार बनाना है, तो पंजाब में सरकार बनाने के लिए यहां पर जो विधानसभा सीटें हैं उसका आधा जीतना पड़ेगा, तब पंजाब में सरकार बनेगी। हाँ, पॉइंट शुड बी नोटेड, चंडीगढ़ में कोई विधानसभा नहीं है, इसलिए चंडीगढ़ पुलिस, देखा होगा, सुना होगा आपने, चंडीगढ़ एक यूटी है, तो जो चंडीगढ़ पुलिस है ना उसको पेमेंट भारत सरकार से मिलता है। तो चंडीगढ़ पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके प्रति होती है? जवाबदेही, वो केंद्र सरकार के प्रति होती है। ऐसे दिल्ली पुलिस, जनरली पुलिस जो होता है वो राज्य का विषय है, स्टेट का, लेकिन जो यूटीज हैं वो केंद्र के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? तो वहां की पुलिस केंद्र के से पेमेंट पाती, सेंटर से, तो वो उनके प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि पेमेंट वहां से मिलता है, इसलिए। लेकिन पंजाब में आप देखिए तो पंजाब पुलिस किसकी बात मानेगी ज्यादा? भाई जिसकी सरकार है वहां पर उसकी बात मानेगी। भाई राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? डीजीपी होता है ना। तो डीजीपी या पुलिस प्रशासन जो होगा वो जिसकी सरकार, उसके हिसाब से ज्यादा काम करेगा। जैसे लोग आरोप लगाते हैं ना, एलिगेशन, कि सीबीआई वगैरह ये सेंटर के हिसाब से काम करती हैं, तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है सीबीआई,
लेकिन जिसकी सरकार होगी ना, थोड़ा भावनाएं समझिए, फीलिंग्स, जो रूलिंग पार्टी होगी ना सेंटर में, वो उसका ज्यादा प्रभाव होगा, पकड़ होगा किस पर? सीबीआई पर। तो लालू यादव के खिलाफ रेड मारना है या शरद पवार के खिलाफ, मायावती के खिलाफ, भगवंत मान के खिलाफ, तो फिर सीबीआई थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं किसके प्रेशर में काम करती है? जो रूलिंग पार्टी होती है उसके प्रेशर में आ जाती है। ये सच्चाई है। क्लियर? ऐसे ही जो पुलिस होती है ना, जैसे बीजेपी की पहले बीजेपी और अकाली दल की का अलायंस था पंजाब में, तो देखिए पुलिस किसके लिए ज्यादा, किसका ज्यादा फेवर करती थी भाई? बीजेपी का, अकाली दल का। अब समय बदला, बीच में देखिए कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की बात मानेगी, जिसकी सरकार उसी की पुलिस हो जाती है। क्लियर हुआ? तो गठबंधन सरकार, अलायंस गवर्नमेंट समझ गए आप? जब किसी एक पार्टी को फुल मेजोरिटी ना मिले, मैंडेट ना मिले, तो 2, 3, 4, 5 पार्टियां, 10 पार्टियां मिलकर मेजोरिटी को पूरा करती हैं, उसको बोलते हैं अलायंस गवर्नमेंट। क्लियर? ऐसे सेंटर में भी होता है। एक होता है लोकल गवर्नमेंट, तो सुना होगा आपने, सरपंच वगैरह होते हैं ना, सरपंच वगैरह, जैसे कोई रूरल एरिया है, कोई रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहां पर ना सरपंच के चुनाव होते हैं। लेकिन अगर कोई अर्बन एरिया है, अगर कोई शहरी क्षेत्र है, तो वहां पर आपने सुना होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन होते हैं। क्लियर? वहां पर निगम पार्षद, वार्ड मेंबर के इलेक्शन होते हैं। क्लियर? तो ये लोकल गवर्नमेंट है। जैसे चंडीगढ़ में भी क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और सरकार किसकी है? शायद बीजेपी की सरकार है, शायद क्या, ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार है यहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। क्लियर? तो ये आपको ऐसे समझना, ये तो सरकार का स्ट्रक्चर हो गया। ये कहीं ना कहीं देखिए, तो जो सरकार है उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना भाई। एक जगह से लेकर देखिए आप, गांव लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर, कस्बा टाउन लेवल तक कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण हुआ है। तो ये तो सरकार है, सरकार के बारे में हो गया। ये पॉलिटी। अब हमारे देश में जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन जो राज्य में कानून बनेगा, स्टेट में जो कानून बनेगा, वो संसद नहीं बनाती, बल्कि कौन बनाता है? विधानसभा बनाता है। तो अगर पंजाब में कोई कानून पास होना है, जैसे शराबबंदी, तो अगर आपको ड्राई स्टेट अनाउंस करना है पंजाब को, तो ये कानून आपको घोषित करना पड़ेगा कहां? पंजाब विधानसभा से। समझ गए आप? और अगर हरियाणा को आपको ड्राई स्टेट घोषित करना है, तो हरियाणा विधानसभा अनाउंस करेगी। और दोनों ही विधानसभा कहां है? दोनों ही चंडीगढ़ में है। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही अगर आपको बीफ बैन करना है, गाय का मांस बिक्री बैन करना है आपको, तो आप, बहुत सारे भाई बीजेपी शासित प्रदेश हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बीफ बैन है, यूपी में भी बैन है, हरियाणा में भी बैन है। तो वो कानून कौन बनाएगा? विधानसभा बनाएगी। और संसद जो कानून बनाएगी पूरे देश में लागू होगा। जैसे आप कोई नियम बना दिया संसद ने, तो वो आपको फिर फॉलो करना पड़ेगा पूरे देश के लिए। जैसे संसद ने कानून बना दिया कि 84 सीटें, जैसे क्या यही सही है कि 84 सीटें रिजर्व हैं? किसके लिए? एससी कम्युनिटी के लिए। तो पूरे भारत में रिजर्व हैं, किसी राज्य में कम, किसी में ज्यादा, किसी में नहीं। क्लियर? जैसे केंद्र ने कानून बना दिया कि चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम +2 होना कंपलसरी है, 12वीं पास होना जरूरी है। तो फिर पूरे देश में कानून हो गया ये। और अगर विधानसभा ने कानून बनाया कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है, तो वो केवल उसी राज्य में ये इंप्लीमेंट होगा। समझ गए आप? तो अगर सेंटर कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट के थ्रू बनाएगा। अगर स्टेट
कानून बनाएगा तो वो विधानसभा के थ्रू बनाएगा। जो विधानसभा कानून बनाएगी वो उस स्टेट में इंप्लीमेंट होगा केवल। जो सेंटर बनाएगी पार्लियामेंट पूरे देश में लागू होगा। समझ गए आप? अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया और इसको 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। क्लियर? सुना होगा आपने प्रियम्बल प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, सब सुना होगा ना। तो ये संविधान बना कब? यहां पर। लागू कब हुआ? 2 महीने बाद यहां पर। ये याद रखना। अब संविधान बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का मिसयूज करती है। तो अगर किसी सरकार को अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कर सकती है, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो, वो ना आप चेंज करें। केशवानंद भारती वर्सेस केरल गवर्नमेंट, सुना होगा, केरल स्टेट, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। उस ऐतिहासिक जजमेंट आया, हिस्टोरिकल जजमेंट आया। उसमें कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बनी और 7-6 से 7:6 से ये वर्डिक्ट आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी चेंज किया जा सकता है बशर्ते वो मूल ढांचा ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर ना हो। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किसी को नहीं पता है। समझ गए आप? लेकिन कुछ अंदाजा लगाइए, आप गेस करिए, क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और एक मैच्योर बच्चे हैं और कंपटीशन निकालना है आपको, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है आपको, तो थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी आपका होना चाहिए, एक्टिव। तो अब क्या होगा, जैसे भाई 24 का चुनाव नजदीक है, तो अब सरकार क्या कहे, मतलब केंद्र सरकार कानून लेते आए, अमेंडमेंट कर दे कि भारत का प्रधानमंत्री हिंदू ही होगा, भारत का प्रेसिडेंट हिंदू ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि आपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को ही बदल दिया, चेंज कर दिया। समझ गए आप? लेकिन अगर संसद में कानून पास हो जाए कि पीएम बनने के लिए मिनिमम एज 24 होगी, अभी तक 25 है, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 34 होगी या 36 होगी, अभी तक 35 है, तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। समझ गए आप? तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। हमें नहीं पता, ना आपको पता, ना किसी को पता है क्या बेसिक स्ट्रक्चर है या क्या नहीं है। ये न्यायपालिका, जो जुडिशरी है, वो डिसाइड करेगी, उसमें जाएगा ना ये मुद्दा। भाई ऐसे तो सरकार बहुत ताकतवर हो जाएगी, अपने हिसाब से सब कुछ बदल सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको प्रोटेक्शन देता है हमारा कोर्ट कचहरी, न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या संसद के बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका, जुडिशरी चेंज कर सकती है, तो बोलो हाँ जी चेंज कर सकती है। लेकिन न्यायपालिका, जुडिशरी के बनाए केस को कौन नहीं चेंज कर सकता? गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती। ये बात सही है, लेकिन याद करिए शाहबानो केस राजीव गांधी के समय में आया था ना, राजीव गांधी के मामला, राजीव गांधी गवर्नमेंट में शाहबानो केस, उसमें कंपनसेशन मिलना चाहिए शाहबानो को, क्योंकि भाई 60-65 साल की बूढ़ी औरत थी, उस 5 बच्चे थे, उसके शौहर ने, आदमी ने उसको डिवोर्स दे दिया, दूसरा निकाह कर लिया। अब वो कहां जाए 5 बच्चों को लेकर बुढ़ापे में? कौन सहारा देगा, मदद करेगा? तो कोर्ट ने कहा नहीं कंपनसेशन मिलेगा, हर्जाना मिलेगा। लेकिन सरकार ने क्या कहा, नहीं बीजी ये इस्लामिक शादी है, उस इस्लामिक या कोई भी धार्मिक शादी विवाह मामले में हमारी सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। नया नियम बना दिया। क्लियर है? तो आपको ऐसे बोलना है कि क्या सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या संसद संविधान में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है? बोलोगे हाँ जी कर सकती है, बशर्ते वो मूल ढांचा ना हो।
क्या संसद के बनाए गए कानूनों को, क्या विधानसभा के बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका चेंज कर सकती? हाँ जी, चेंज कर सकती। क्या न्यायपालिका के वर्डिक्ट को संसद या विधानसभा चेंज कर सकती है? तो नहीं कर सकती। लेकिन हुआ था, कैसे हुआ? कानून बना दिया आपने, कानून बना के आपने कर दिया, चलिए अब फिर उसको कोर्ट चेंज करे तब माना जाएगा। समझ गए आप? तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है अमेंडमेंट। अब 105 अमेंडमेंट अभी तक हुए, 105, 100 से ज्यादा। सारे अमेंडमेंट नहीं याद करना आपको, 10, 12, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, याद कर लेना, समझा दूंगा बढ़िया। मूल रूप से जो आर्टिकल्स हैं वो 395 हैं, उसमें अमेंडमेंट जोड़ लीजिए तो फिर 500 करीब हो गए। तो मेन आर्टिकल आपको समझा दिया जाएगा। मूल अनुसूची शेड्यूल 8 हैं, 4 बढ़ गई, 9, 10, 11, 12, इनको बता दिया जाएगा। कहां से क्या सोर्स लिया गया है वो बता दिया जाएगा। हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। आईपीसी सीआरपीसी की धारा आपको नहीं पढ़ना है, जो पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, एसआई वगैरह की, वहां पर आईपीसी सीआरपीसी बताया जाता है, भारतीय दंड संहिता, यहां पर नहीं बताया जाता। यहां पर आर्टिकल्स अमेंडमेंट आपको याद करने पड़ते हैं, क्लियर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा देश जो चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड चलता है। इंडियन का एक रिटेन, इंडिया का अपना रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी के हिसाब से देश चलता है। बहुत मजेदार है पॉलिटी, और बीइंग इंडियन सिटीजन आपको पॉलिटी आनी भी चाहिए, क्लियर। और अगर आपको पॉलिटी आ गई ना तो कोई आदमी आपसे फिर डिबेट नहीं कर सकता, आपसे आपके अधिकारों को नहीं छीन सकता, चाहे वो इन सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका लोकल ही सरपंच या निगम पार्षद क्यों ना हो। समझ गए आप? क्योंकि अगर आपके मूल अधिकारों, फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं ना, उनको अगर लिमिटेड करती सरकार, छीनती है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, और फिर कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा। अगर उसको लगता है कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को कम किया गया है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को, सॉरी फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो फिर उस पर रोक लगाएगा। तो बहुत मजेदार है, ऐसे हमें पढ़ना है। और हिस्ट्री पॉलिटी सेगमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा और रेस्ट सब्जेक्ट आपको एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, और एकदम आसानी से हम लोग जीएस पढ़ेंगे। जीएस का जो फोबिया है वो अब दूर करिए आप, क्लियर। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको पूरा क्लियरिटी दूंगा, कॉन्सेप्चुअल टीचिंग करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच।